डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इस पर्टिकुलर चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर्स की चर्चा यहाँ करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डू यू कीप अ डायरी? क्या आप कोई डायरी रखते हैं? गिवन बिलो अंडर ए आर सम टर्म्स we use to describe a written record of personal experience। कॉलम ए में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे गए हैं जिन्हें हम किसी रिटन रिकॉर्ड के लिए यूज करते हैं। कैन यू मैच देम विद दियर डिस्क्रिप्शन अंडर बी? अंडर बी अर्थात बी कॉलम में उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आपको उनके साथ मैच करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। अब आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, आंसर आपको मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप अपने बुक की एक्सरसाइज में इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं और वहां आप इसे आसानी से मैच कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप जस्ट वन रिवीजन में इसे कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सके और अपना समय बचा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जर्नल। जर्नल क्या होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अ फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, किसी यात्रा का अगर पूर्ण रिकॉर्ड अगर आप रखते हैं तो जर्नल कहलाती है। अ पीरियड ऑफ टाइम आर एन इवेंट रिटन एवरी डे, एक ऐसा टाइम का ये पीरियड होता है, अवधि होता है, या कोई ऐसी इवेंट, कोई ऐसी अवसर जिसे हम डायरी में नोट करते हैं तो उसे जर्नल का नाम दिया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं डायरी। डायरी क्या होता है? इट इज़ अ बुक विद अ सेपरेट स्पेस आर पेज फॉर ईच डे, एक किताब होती है डायरी जिसमें प्रत्येक दिन के लिए एक अलग से सेपरेट स्पेस होता है, एक स्थान होता है जहां हम उस दिन की सभी घटनाओं को राइट डाउन करते हैं। इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। हमने अभी भी आपको बताया, उस दिन जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ होता है उस पर्टिकुलर सेपरेट स्पेस में आप लिख सकते हैं। हम बात करते हैं थर्ड, लॉग। लॉग क्या होता है? इट इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल। जब कभी भी किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में कोई रिकॉर्ड, कोई इवेंट टाइम और डेट के अनुसार लिखी जाती है तो उसे लॉग कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोयर। मेमोयर क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ऑन लाइफ, ये किसी व्यक्ति के खुद के जीवन का रिकॉर्ड होता है, एंड एक्सपीरियंस, और उसके अनुभवों का रिकॉर्ड होता है, यूजुअली अ फेमस पर्सन। निश्चित रूप से यदि अगर हम साधारण रूप से अगर ये जानने का प्रयास करें तो इस तरह की चीज़ें किसी फेमस व्यक्ति के द्वारा राइट डाउन की जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखें। हियर आर सम एंट्रीज फ्रॉम पर्सनल records, use the definitions above to decide which of the entries might be from a diary, a journal, a log or a memoir। अर्थात यहाँ कुछ आपको सेंटेंस दी गई है और उस सेंटेंस के आधार पे आपको बताना है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस डायरी की है, जर्नल की है, लॉग की है या मेमोयर की है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक ही वीडियो के माध्यम से। अब इसके आंसर्स को देखते हैं। आपके पास फर्स्ट सेंटेंस जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको पहली सेंटेंस में ये लिखी गई है, आई वोक अप very late today and promptly got a scolding from ma'am, I can't help it, how can I miss the FIFA World Cup matches। ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो आपको नज़र आ रहे हैं पर्टिकुलर स्क्रीन पर, ये किसके हैं? डायरी के हैं, जर्नल के हैं, लॉग के हैं या मेमोयर के हैं, ये आपको बताना था। यहाँ पे आपको डायरी लिखना है, अर्थात ये डायरी की सेंटेंस है। सेकेंड लाइन को आप देखें, 10:30 AM went to the office of the director, 1 PM had lunch with chairman
5:45 PM received Rahul at airport, 9:30 PM dinner at home। यदि टाइम के साथ कोई चीज़ लिखी गई है तो उसे लॉग कहा जाता है, अर्थात ये लॉग है, यहाँ हर जगह टाइम आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द राइड to Ooty was uneventful. We rested for a while every 50 km or so and used the time to capture the magnificent landscape with my handycam. From Ooty we went on to Bangalore. What a contrast! The noise and pollution of this once beautiful city really broke my heart. अब आप यहाँ ध्यान दें, ये जो पर्टिकुलर थर्ड जो आपको पॉइंट दी गई थी, ये एक जर्नल की पॉइंट थी, एक यात्रा का यहाँ विवरण दी गई है, अर्थात ये जर्नल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 की। दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी, ऑल वेट एंड रिग्ड आउटसाइड RK स्टूडियोज। ही वॉज देन लुकिंग फॉर जस्ट समवन लाइक दिस फॉर अ स्मॉल रोल इन मेरा नाम जोकर एंड ही कास्ट मी ऑन द स्पॉट, द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। इस तरह की अगर कोई सेंटेंस आपको मिलती है तो ये मेमोयर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यदि आप ध्यान से राइट डाउन करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं तो आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को बड़े आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए जो डायरी राइटिंग की जो बात थी वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों थी, ये आपको बताना है। राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। एन फ्रैंक के लिए डायरी में कुछ भी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक विचित्र अनुभव था। एज क्योंकि शी नेवर हैड अ डायरी, उसके पास कभी डायरी नहीं थी। एंड इट वाज अ गिफ्ट ऑन 13th बर्थडे, और ये जो डायरी उसने लिखा, ये डायरी उसे 13वीं बर्थडे पर गिफ्ट मिली हुई थी। शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड ऑन विच शी रिलाइड द मोस्ट एंड विथ whom शी शेयर्ड ऑल हर अप्स एंड डाउन्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने जब इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने ये जाना होगा कि जो डायरी थी वो एन फ्रैंक के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और डायरी पर वो रिलाइड करती थी, बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, और साथ ही साथ उस डायरी के द्वारा, उस डायरी के साथ वो अपने सभी अप्स एंड डाउन्स की चर्चा किया करती थी, अर्थात अपने जीवन के सभी सुख दुख को शेयर करती थी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। वाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी। डायरी क्यों रखना चाहती थी एन। आंसर, एन ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड। वो हमेशा अकेला और उदास महसूस करती थी। सो टू गेट ऑफ ऑल द बर्डन एंड पेन, इसलिए वो सभी प्रकार के बर्डन और पेन से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सी वांट्स टू कीप अ डायरी, वो एक डायरी रखना चाहती थी। इन विच, जिसमें सी फाइंड्स अ ट्रू फ्रेंड, जिसमें वो एक सच्ची मित्र, एक सच्ची सहेली पाती थी। एज शी हैज़ हार्डली एनी फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है उसके मुश्किल से कोई मित्र थे। whom she could confide in, जिससे वो सारी बातें कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। केवल यही कारण था कि वो एक डायरी रखना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइन मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। वो ये क्यों कहती है कि वो अपने डायरी में पीपल के तुलना में ज़्यादा कन्फाइन रहती थी, ये उसने क्यों आपसे कहा। अब आपको आंसर हम बताते हैं। एन फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंट। एन ये कहती थी कि पेपर जो होता है उसमें पेशेंट ज़्यादा होता है, उसमें धैर्य ज़्यादा होता है दैन पीपल, लोगों की तुलना में। टू लिसन, सुनने के लिए। टू हर प्लाइट, उसके सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए। सो इट वाज ईजियर फॉर हर टू राइट ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, इसलिए उसे हर प्रकार के थॉट्स को राइट करने में आसानी होती थी। विच शी हैड इन हर माइंड, जो उसके माइंड में होता था। हर पर्सनल डायरी वॉज नॉट मीन्ट फॉर एनी वन एल्स टू रीड। उसकी जो पर्सनल डायरी थी उसका मतलब किसी और को पढ़ने के लिए नहीं था, सिर्फ वो डायरी इसलिए लिखा करती थी ताकि अपने जीवन के सभी अप्स और डाउन्स को वो समझ सके, उन अप्स डाउन्स में अपने आप को संभाल सके। केवल यही कारण था कि वो डायरी लिखती थी। वो डायरी किसी और को पढ़ने के लिए नहीं लिखती थी, इस उद्देश्य से नहीं लिखती थी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। जो एन फ्रैंक है वो डायरी में अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय
क्यों देना चाहती थी, क्यों देती है? आंसर, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के एक संक्षिप्त जीवनी देने के कारण, एंड वांट्स, देने का कारण केवल ये था कि एन वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ हर फैमिली, जो एन थी वो अपने पूरे परिवार का एक ओवरव्यू, एक झलक दिखलाना चाहती थी, एक उसका दृष्टिकोण रखना चाहती थी कि उसका फैमिली कैसा था, रिलेटिव्स एंड हर एज, उसके रिलेटिव्स कैसे थे, उसकी एज कैसी थी। दिस हेल्प्स द रीडर टू डेवलप अ कनेक्शन विद द ऑथर, और इस बात को जानने के बाद जो ऑथर, जो इस पर्टिकुलर लेखक है, अर्थात जो एन फ्रैंक खुद ही है, वो अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहती थी रीडर के बीच, इसलिए उसने अपना ब्रीफ स्केच उस डायरी में दिया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, ये जो ग्रैंड मदर, ये बात जो आई कि एन जो थी वो अपने ग्रैंड मदर को प्रेम करती थी, ये किस चीज़ से, आपको कैसे मालूम चलता है? व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंड मदर, ये कौन सी बात आपको बताती है कि जो ग्रैंड मदर थी वो एन के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी? एन लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, आपको पता है एन जो थी वो अपनी दादी माँ के साथ रहती थी फॉर सम टाइम्स, कुछ समय तक, वाइल हर पेरेंट्स सेटल्ड डाउन इन हॉलैंड, जबकि उसके पेरेंट्स हॉलैंड में सेटल्ड हो गए थे। सी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ के बहुत नज़दीक थी, बहुत घनिष्ठ थी। सी राइट्स इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती है, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी और मैं उन्हें कितना प्रेम करती थी, ये बात कोई नहीं जानता। ऑन हर 13th बर्थडे, उसके 13वीं बर्थडे पर, बाई लाइटिंग अप वन कैंडल फॉर ग्रैंड मदर सी शोज हर लव फॉर हर, अपने बर्थडे पर, अपने 13वीं बर्थडे पर एन ने उनके लिए भी एक कैंडल जलाया, और तब ये एहसास हुआ कि जो एन फ्रैंक थी वो अपनी ग्रैंड मदर से कितना प्रेम, कितना स्नेह करती थी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। वाई वॉज मिस्टर किशिंग एनॉयड विद एन, एन के साथ जो मिस्टर किशिंग थे ये क्यों नाराज थे? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और मिस्टर किशिंग ने उससे क्या करने को कहा? आंसर, मिस्टर किशिंग वाज एनॉयड विद एन फ्रैंक के साथ वो नाराज थे बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकटिव, क्योंकि वो बहुत बातूनी लड़की थी। ही पनिश्ड हर बाई गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे वो दंडित करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके, अर्थात बच्चों से अधिक उसे होमवर्क मिला करता था। टू राइट एसेज टू कीप हर साइलेंट, उसे शांत रखने के लिए ऐसे लिखने का उन्हें होमवर्क दिया करते थे मिस्टर किशिंग। एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर, और सबसे बड़ी बात थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि जो टॉपिक दिया करते थे वो टॉपिक एन फ्रैंक से संबंधित हुआ करता था, ये सबसे आश्चर्यजनक बात थी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे, अपने एसे में चैटर बॉक्स होने का एक बात की, बॉक्स अर्थात एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा संदूक जिसमें केवल चैटर होता हो, केवल बातें होती हों, उस संदर्भ में जब उसे ऐसे लिखने को दिया गया तो एन ने कैसे उसे जस्टिफाई किया, ये आपको बताना है। एन जस्टिफाइड हर बीइंग अ टॉक बॉक्स चैटर बॉक्स इन हर एसे बाई एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर, एन ने उस पर्टिकुलर एसे में लिखा कि चैटर बॉक्स होने का जो मेरा संबंध है उसका कारण मेरी माँ है, हु वाज आल्सो वेरी टॉकेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट दियर इनहेरिटेड ट्रेट्स, और कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के विरासत के बारे में, किसी व्यक्ति के नेचर, स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एन फ्रैंक जो टॉकेटिव गर्ल हुआ करती थी उसका कारण था कि उसकी जो माँ थी, उसकी जो मदर थी, वो भी एक टॉकेटिव वुमन थी, एक बातूनी महिला थी, और यही कारण था कि उसके माँ के गुण इस बच्ची में आ गए थे, जिस वजह से ये टॉकेटिव थी, एक चैटर बॉक्स के समान हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। डू यू थिंक मिस्टर किशिंग वाज स्ट्रिक्ट टीचर, क्या आप ये मानते हैं कि मिस्टर किशिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, एक कठोर अध्यापक थे? अब आपको आंसर देना है। नो, मिस्टर किशिंग वाज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किशिंग एक बुरे या स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि अ टीचर डिडंट समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो कुछ न कुछ अपने विद्यार्थियों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कुछ न कुछ किया करते हैं। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास,
कोई भी अध्यापक नाराज हो सकता है यदि बच्चे क्लास में लगातार बातें करते रहें। दूसरी बात ये थी, सेकेंडली, इफ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट ही वुड नॉट हैव लाफ्ड एट एन फनी आर्गुमेंट्स। और अगर वो स्ट्रिक्ट होते तो जैसा कि आपने पूरे लेसन को पढ़ा है, आपने टेक्स्ट में देखा है कि जो एन फ्रैंक की जो फनी आर्गुमेंट्स हुआ करते थे, उस फनी आर्गुमेंट से जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, वो हंसा करते थे। अगर वो उनके आर्गुमेंट्स पर, अर्थात यदि एन फ्रैंक के आर्गुमेंट्स पर टीचर को हंसी आ रही है, इट मीन्स वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। सिर्फ एन फ्रैंक को डिसिप्लिन्ड करने के लिए, अनुशासित करने के लिए वो उसे ये दिखाने का प्रयास करते थे, अपने स्वभाव को ये ऐसा प्रदर्शित करते थे कि लगता था कि जैसे ये मिस्टर किसिंग एन फ्रैंक के प्रति स्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास? Anne's last essay in the form of a poem showed Mr. Kissing the lighter side of a naughty child. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मिस्टर कीशिंग जो थे, उन्होंने क्यों अलाउ कर दिया कि तुम बात कर सकती हो क्लास में? उसका कारण ये था कि जब एन फ्रैंक ने एक चैटर बॉक्स के ऊपर पोयम लिखा और उस पोयम के माध्यम से इस टीचर ने, मिस्टर किसिंग ने ये जाना कि ये जो लड़की है ये टॉकेटिव ज़रूर है, ये बातूनी ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो एक टीचर के अंदर, जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। इट हेल्प ब्रीज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। और साथ ही साथ उसकी जो ये प्रक्रिया थी, इसका जो एन फ्रैंक का जो स्वभाव था, उस स्वभाव ने एक टीचर और स्टूडेंट के बीच के गैप को भी भरने का प्रयास किया था। इसलिए ये जो मिस्टर किसिंग थे, उन्होंने अलाउ कर दिया कि तुम बातें कर सकती हो। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। वाज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ 13-year-old गर्ल? क्या एन इस बात में राइट थी, सही थी कि उसने कहा कि ये जो दुनिया है वो 13 वर्ष की लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है? इस बात में क्या वो सही थी या गलत थी, ये आपको बताना है। आंसर एस, एन वाज राइट व्हेन शी सेड सो। एन सही थी, बिल्कुल सही थी जब उसने ऐसा कहा। बिकॉज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गिव इम्पोर्टेंस टू अ चाइल्ड पर्सपेक्टिव टूवर्ड द वर्ल्ड बिकॉज दे आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड। दुनिया के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो बच्चों के पर्सपेक्टिव को, बच्चों के दृष्टिकोण को, दुनिया के प्रति जो उनका दृष्टिकोण होता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये बच्चे इमेच्योर हैं, अपरिपक्व हैं। बट एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ ऑल होलोकास्ट विक्टिम्स। लेकिन जो एन फ्रैंक थी, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड का मैटर बन गई थी होलोकास्ट विक्टिम्स के लिए। हर डायरी हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज। उसकी जो डायरी थी वो भी कई भाषाओं में बाद में अनुवाद की गई। इसलिए ये आप कह सकते हैं कि जो एन ने कहा था कि 13 साल की लड़की की बातों को कोई विश्वास नहीं करेगा, ये उसका मानना सही था। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी आर जर्नल एंट्रीज इन द before you read section, compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anne's diary different? अभी आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो डायरी के हैं या जर्नल के हैं। आपको इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ये कंपेयर करना है, ये तुलना करना है कि जो एन थी वो डायरी में अपने कैसे लिखती थी, उसका ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था और किस तरीके से एन फ्रैंक का डायरी जर्नल से अलग था। नाउ लेट्स स्टार्ट द आंसर। एन्स डायरी वाज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन बिफोर द टेक्स्ट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एन का जो डायरी था वो पूर्णतः अलग था जो एग्जाम्पल्स अभी आपको दिए जा रहे हैं। इट वॉज समवेयर क्लोजर टू द मेमोयर इन विच द नेम ऑफ राज कपूर हैज़ बीन मेंशन्ड। ये मेमोयर के काफ़ी नज़दीक था जिसमें अभी आपने देखा राज कपूर का नाम भी मेंशन किया गया था। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन डच, अर्थात एन फ्रैंक की जो डायरी थी वो डच भाषा में लिखी गई थी। इट हैज़ इनफॉर्मल टोन, इसका जो टोन था वो इनफॉर्मल था। विच एक्सक्यूट्स द
केयरफुल नेचर ऑफ अ टीनेजर। और ये चीज़ें, ये इस पर्टिकुलर डायरी में जो चीज़ लिखी गई थी वो एक बच्चे के, एक टीनेजर, अर्थात आपको पता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों 13 to 19 का जो एज होता है, अर्थात 13 से 19 साल का जो एज होता है उसे टीनेजर कहा जाता है। तो उसके डायरी में टीनेजर की ट्यून थी, टीनेजर की भाषा थी। और जो डायरी होती है वो थोड़ी फॉर्मल होती है, अलग भाषा उसकी होती है, लेकिन ऐसा एन फ्रैंक के डायरी में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर ऑन एन आउटसाइडर? आपको बताना है कि एन फ्रैंक को एक ब्रीफ स्केच देने की क्या आवश्यकता थी अपने फैमिली के बारे में। और दूसरा प्रश्न आपको ये बताना है कि ये जो कीटी थी, अर्थात डायरी को उसने कीटी का नाम दिया था, उसे ये इनसाइडर मानती है या आउटसाइडर मानती है, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। एन गेव एन इंट्रोडक्शन ऑफ हर फैमिली इन द डायरी। एन ने डायरी में अपने परिवार का एक इंट्रोडक्शन दिया। बिकॉज इट वॉज हार्ड टू मेक अदर रियलाइज, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल था किसी को रियलाइज करना, महसूस कराना, दैट अ 13 years old teenager could write about her loneliness, कि कोई भी 13 साल का बालक या बालिका अपने लोनलीनेस के बारे में, अपने अकेलेपन के बारे में लिख सकता है। ये बात बड़ी मुश्किल था किसी को विश्वास दिलाना, इसलिए उसने अपने फैमिली का एक इंट्रोडक्शन दिया कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं, उसके सिस्टर्स कहाँ हैं, उसके ब्रदर्स कहाँ हैं, उसकी ग्रैंड मदर कैसी है, ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि ये 13 years old टीनेजर की ही लोनलीनेस की कहानी है। कीटी वाज एन आउटसाइडर, कीटी जो थी वो एक आउटसाइडर थी। विच वाज गिफ्टेड बाई हर पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स के द्वारा उसे उपहार दी गई थी। अर्थात कीटी जो डायरी है वो एक आउटसाइडर है, उसके माता पिता के द्वारा उसके 13वीं बर्थडे पर उसे गिफ्ट मिला था। बट सी कंसीडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन वो इस डायरी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर, और इसे एक इनसाइडर के रूप में, एक अर्थात एक फैमिली के रूप में ट्रीट करती थी, व्यवहार करती थी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीशिंग? व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर? आपको ये बताना है कि जो एन फ्रैंक है वो अपने पिता के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में और मिसेस क्यूपरस के बारे में, मिस्टर किसिंग के बारे में कैसा फील करती है, और व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, और ये सारी चीज़ें आपको उसके बारे में क्या बताती हैं। आंसर। एन हैज़ फाउंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर। एन जो थी, एन हैज़ फाउंड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर फादर, वो अपने पिता के यादों का बहुत शौकीन थी। ग्रैंड मदर, अपने ग्रैंड मदर की यादों की शौकीन थी। मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीशिंग, अर्थात ये जितने भी आप 5 पर्सन्स की चर्चा यहाँ हम कर रहे हैं, ये 5 पर्सन्स माफ़ करिएगा, एन फ्रैंक के जीवन के बहुत ही यादगार क्षण थे, यादगार पल थे, ऐसे व्यक्ति थे जिसे वो भुला नहीं सकती थी। हु हैव लेफ्ट इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड, और इन लोगों ने उसके माइंड के ऊपर, उसके मस्तिष्क के ऊपर ऐसा इम्प्रेशन, ऐसा छाप छोड़ा जिसे त्यागा नहीं जा सकता था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता था। एंड अफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट, और ये 5 लोग जो हैं उसके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। द वे शी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी रिवील्स दैट एन वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल। जिस तरीके से एन ने डायरी में इन लोगों को रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एन थी वो बहुत अच्छी थी लोगों को समझने में, अर्थात लोगों की परख उसके अंदर थी। एंड एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, और वो इंटरपर्सनल यानी आंतरिक जो संबंध होते हैं उन रिलेशंस को, उन संबंधों को डेवलप करने में सक्षम थी। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे? अपने फर्स्ट एसे में एन फ्रैंक ने क्या लिखा? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिखते चलें, राइट डाउन करते चलें, ताकि जब भी बोर्ड एग्जाम्स आएँ आप उसे आराम से रिवीजन कर सकें। और हमारा ये मानना है कि आपसे इन प्रश्नों से अलग प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हो सकते हैं इनके शब्द चेंज किए जा सकें, लेकिन क्वेश्चंस यही होंगे, इसलिए आप इन्हें ज़रूर राइट डाउन कर लें। अब हम इस बात
इस क्वेश्चन का आंसर की चर्चा करते हैं। व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे, अपने फर्स्ट एसे में एन ने क्या लिखा। मिस्टर किशिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। जैसा कि आपको पता है मिस्टर किशिंग ने उसे चैटर बॉक्स के ऊपर एसे लिखने को कहा था एज पनिशमेंट, दंड के रूप में। इन द एसे, उस एसे में सी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकटिव बट argued that it was in her genes as her mother was also talkative। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस एसे में उसने लिखा कि सी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकटिव, वो बातूनी होने की कमियों को एक्सेप्ट करती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी तर्क देती है कि अगर वो बातूनी है तो अपनी माँ की वजह से है, अपने वंश की वजह से है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गिव अप द हैबिट, और उसने ये लिखा कि हैबिट को गिव अप करना, छोड़ना ये बहुत ही मुश्किल है। एंड इट वाज आल्सो स्टूडेंट ट्रेट, और ये विद्यार्थियों का एक ट्रेट भी है, विद्यार्थियों की एक विशेषता भी है कि वो बातें करते हैं। इवन मिस्टर किशिंग लव्ड एट द आर्गूमेंट्स ही हैड गिवन, यहाँ तक कि जो मिस्टर किशिंग थे वो भी हंसते हैं जो उन्होंने उसे आर्गूमेंट जो जब वो देती है तो उसके द्वारा आर्गूमेंट पर मिस्टर किशिंग को भी हंसी आती है कि चैटर बॉक्स पर उन्होंने ऐसे लिखने को कहा, और उसने बताया कि मैं टॉकटिव होने का जो मेरा कैरेक्टर है, जो मेरी ये विशेषता है, मैं इसे त्याग नहीं सकती क्योंकि ये मेरा अनुवांशिक है, जो कि मेरी माँ के द्वारा जेनेटिक रूप से मुझे मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर किशिंग अनप्रिडिक्टेबल। एन ये कहती है कि जो टीचर होते हैं वो सर्वाधिक अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अर्थात उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मिस्टर किशिंग ऐसे थे, ये आपको बताना है। एन टुक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर किशिंग, मिस्टर किशिंग का जो उदाहरण एन फ्रैंक देती है वो बिल्कुल परफेक्ट देती है। एज एन अनप्रिडिक्टेबल टीचर बिकॉज मिस्टर किशिंग सीम टू बी इनडिफरेंट टूवर्ड्स एन बिहेवियर, क्योंकि मिस्टर किशिंग जो थे वो एन फ्रैंक के बिहेवियर की तरफ बिल्कुल ही इनडिफरेंट थे, अर्थात बिल्कुल ही उदासीन थे, बिल्कुल अलग थे, अलग तरीके से एन फ्रैंक को समझा करते थे। इसलिए वो कहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अर्लियर ही लव्ड बट लेटर ही अलाउड एन टू टॉक इन द क्लास, पहले तो वो मना करते हैं, पहले तो वो हंसते हैं, बाद में अलाउ कर देते हैं कि तुम क्लास में बात कर सकती हो। पोस्ट रीडिंग हर एसे, जब वो उसके एसे को, उसके निबंध को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। व्हाट डू दीज स्टेटमेंट्स टेल यू अबाउट एन फ्रैंक एज अ पर्सन, एन फ्रैंक एक पर्सन के रूप में थी, उस बारे में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आपको क्या बताता है, अर्थात इन स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको एन फ्रैंक की नेचर की बात करनी है, नेचर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर and that's the problem, maybe it's my fault that we don't confine in each other। जब ये सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो इस सेंटेंस के द्वारा आपको क्या आभास होता है, एन फ्रैंक की कौन सी चीज़ें आपको सामने आती हैं। एन फ्रैंक इज रिवर्स्ड, अर्थात एन फ्रैंक इस पर्टिकुलर सेंटेंस के रिवर्स थी, उल्टा थी, यहाँ ये बात शो की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। आई डोंट वांट टू jot down the facts in the diary the way most people would, but I want the diary to be my friend। अब यहाँ पे आपको ये उसने कहा कि जिस तरीके से डायरी में लोग फैक्ट्स डाला करते हैं, पीपल जिस तरह से लिखा करते हैं, उस तरीके से तो ये मेरी डायरी नहीं है और मैं वैसा चाहती भी नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है, सी इज सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड इनवेंटिव, वो खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंट थी, अर्थात आत्मविश्वासी किस्म की महिला की लड़की थी, और इन्वेंटिव थी, एक आविष्कारक टाइप की लड़की थी जो चीज़ों को नई तरीके से सोचा करती थी। नंबर 3 स्टेटमेंट को देखिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी व्हेन आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट से ली गई है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी बात है। शी इज ह्यूमरस एज वेल,
जब ये लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एन फ्रैंक थी वो हास्यप्रद भी थी। स्टेटमेंट नंबर 4 को देखें। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। अगर ऐसी वो बात कहती है, स्टेटमेंट एन अगर बोलती है अपने डायरी में, तो इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स एन इज इंटेलिजेंट। एन जो थी वो बुद्धिमान थी, तभी वो कहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं पूरी पृथ्वी पर। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। अगर ये सेंटेंस आपको मिलता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अर्थात शी हैज अ सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड कन्विंसिंग एटीट्यूड। ये पर्टिकुलर ट्रेट इस स्टेटमेंट में जाहिर हो रही है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। मैच द कंपाउंड वर्ड्स अंडर ए विद दियर मीनिंग्स अंडर बी। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको उनको मैच करने हैं। हमने आपको डायरेक्ट आंसर्स दे रखा है, आपने बुक से इसे देख सकते हैं। हार्ट ब्रेकिंग, आप इसे प्रोड्यूसिंग ग्रेट सैडनेस से आप मैच कर सकते हैं। होम शेक, इट मीन्स मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच। जब आप परिवार को, अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो उसे कहते हैं होम शेक। अब आप बात करते हैं ब्लॉकहेड, इट मीन्स एन इनफॉर्मल वर्ड विच मीन्स अ वेरी स्टूपिड पर्सन। एक इनफॉर्मल वर्ड है जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उनके लिए ब्लॉकहेड कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। लॉ अबाइडिंग, इट मीन्स ओबेइंग एंड रेस्पेक्टिंग द लॉ। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है जब आप किसी नियम कानून का पालन करते हैं, उसका रेस्पेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ अबाइडिंग। ओवरडू, ओवरडू का मतलब होता है डू समथिंग टू एन एक्सेसिव डिग्री। नंबर 6 डे ड्रीम, यदि ऐसा आपको मिले तो इट मीन्स थिंक अबाउट प्लीजेंट थिंग्स। जब आप अच्छी सुखद चीज़ों के बारे में सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड डे ड्रीम। फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट, और आप उस टाइम अपने प्रेजेंट को भूल चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। ब्रेक डाउन, यदि ब्रेक डाउन है यदि है, इट मीन्स एन ओकेजन व्हेन व्हीकल्स मशीन्स स्टॉप वर्किंग। जब कोई मशीन, कोई व्हीकल काम करना बंद कर दे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। आउटपुट, इट मीन्स समथिंग प्रोड्यूस बाय ए पर्सन, मशीन आर ऑर्गेनाइजेशन। यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा कुछ अगर प्रोड्यूस की जा रही है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। नाउ फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन दैट हैव द phrasal verbs given below, match them with their meanings. You have already found out the meanings for some of them. Are their meanings the same as that their parts? Note that 2 parts of a phrasal verb may occur separated in the text। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ कुछ phrasal verb दिए गए हैं, उनके meanings के साथ इनको मैच करने हैं। नंबर 1 plug in, it means go straight to the topic। kept back, it means not prompted। Number 3 move up, it means go to the next grade। ramble on, it means obeying and respecting the law। get along with, it means have a good relationship with। calm down, it means make remain quiet, शांत रहना। stay in अर्थात stay indoors। make up for, it means compensate। hand in, it means give an assignment, homework टू अ पर्सन इन अथॉरिटी अर्थात द टीचर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा इस पर्टिकुलर लेसन का। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ 2 पार्ट में ये क्वेश्चन हैं, आप ध्यान दें। हियर आर अ फ्यू सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस, कैन यू से व्हाट ईच मीन्स। यहाँ कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आइडोमेटिक हैं, अर्थात जो मुहावरे टाइप के हैं। उन पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को आपको सेंटेंस में चेंज करना है। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, इट मीन्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वस। अर्थात ये लाइन जो आई थी इसका मतलब था कि भय से, नर्वस से हिलना। Until then we keep telling each other not to lose heart, it means not to think about negative sides but hope for the best। Number 3 Mr. Kissing annoyed with me for ages because I talked so much।
ये जो मिस्टर किसिंग थे वो हमसे युगों युगों तक नाराज़ थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। इट मीन्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, अर्थात यहाँ जो एजेज वर्ड आया है इट मीन्स लंबे समय तक के लिए आया है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। यहाँ पे जो चैटर बॉक्स के रूप में उसे ऐसे दी गई थी उसके बारे में ये एन फ्रैंक का विचार था। इट मीन्स जोक वुड बी ऑन हिम ओनली, ये कहना चाह रही है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी देखिए। हियर आर अ फ्यू मोर आइडेमेटिक एक्सप्रेशंस दैट ऑकर इन द टेक्स्ट, ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन सेंटेंस। कुछ यहाँ आइडेमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आपको अपने सेंटेंस में चेंज करना है। डायरेक्ट हमने आपको आंसर दे रखा है। कॉट माई आई, ये आपको सेंटेंस मिला हुआ था, आप इसे बना सकते हैं। कॉट माई आई वाइल आई वॉज इन द मार्केट, अ ब्यूटीफुल पर्स हैड कॉट माई आई। had enough, it means the teacher said that they had enough and he wanted all notebooks by Wednesday, अर्थात बहुत हुआ, अब उन्हें वेंसडे तक पूरी नोट्स चाहिए। नेक्स्ट 3, laugh ourselves silly, it means he laughed ourselves silly on his stupid jokes। can't bring myself, it means I can't bring myself to terms with his tragedy। break somebody's heart, it means it is not a good habit to break somebody's heart, अर्थात किसी को हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं होती। क्लोज टू हर्ट, इट मीन्स आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर्स हर्ट, अर्थात मैं अपने पिता के काफ़ी नज़दीक हूँ। फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हर्ट, इट मीन्स आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हर्ट फॉर बीइंग माई मेंटर, अर्थात मैं आपका जो है तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हूँ, अर्थात मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने दिल में जगह दी। हैव अ हर्ट, इट मीन्स आई रिक्वेस्टेड यू टू गेट टू हैव अ हर्ट एंड लुक अगेन एट माई एप्लीकेशन। ये इसमें ये चीज़ कही गई है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ विनम्र भाव से कि आप मेरे एप्लीकेशंस को फिर से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखें। हैव अ हर्ट ऑफ स्टोन, इट मीन्स इट इज़ सैड दैट पीपल लाइक हिटलर हैव अ हर्ट ऑफ स्टोन, अर्थात हिटलर जैसे लोगों का जो हर्ट होता है वो बहुत ही कठोर होता है। योर हर्ट गोज आउट टू समबडीज, इट मीन्स एज आई लुक्ड एट सेबली ड्रेस्ड अप चिल्ड्रेन, जब मैं बच्चों को गंदे कपड़े देखता हूँ, माई हर्ट वेंट आउट टू देम, तो मेरा जो हर्ट है ये वेंट आउट हो जाता है, अर्थात ये बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप इस वीडियो पर यदि नए हों तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना कमेंट जरूर भेजें ताकि हम अपने वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।